बैक स्टूडेंट, आज हम आपको समष्टि अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर की तीसरी वीडियो पढ़ाने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको कीन्स के बारे में, 1929 में आई महामंदी के बारे में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं इसके बाद, उत्पादन के 4 कारक यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, निवेश व्यय किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्रों के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद जो फैक्ट मैंने बताए हैं, आप 100% आप चाहे आप सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम की परीक्षा दे रहे हो या फिर आप जो है यूपीएससी या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, इन फैक्ट को आप आसानी से समझ जाएंगे। चलिए शुरू करें। जॉन मेनार्ड कीन्स, बच्चों ये एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिन्हें आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का पिता कैसे कहा जाता है? कीन्स को कहा जाता है। बच्चों मैंने कल आपको बताया था कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ। और आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र के फादर कौन है? कीन्स। और ये एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। इनकी पुस्तक नाम है जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी। ये इन्होंने 1936 में लिखी थी और इन्होंने कहा था कि भाई सरकार को जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए अर्थव्यवस्था में। रीजन क्या था? जब सरकार किसी भी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करेगी तभी रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है कम से कम जॉब देना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा काम कराना चाहता है और वो मशीन की तरफ प्रेरित होता है। इसीलिए केन्स कहते थे कि किसी भी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार का हस्तक्षेप जरूर होना चाहिए। और केन्स का एक मशहूर थॉट ये भी है कि जब हमें दीर्घकाल में मरना ही है तो हमें अल्पकाल में या फिलहाल में कोई काम जरूर करना चाहिए। 1929 की महामंदी के कारण, पहला कारण है वस्तुओं की मांग में कमी। वस्तुओं की मांग में कमी, उत्पादन का अधिक होना और तीसरा शेयर बाजार का पतन होना। अब इसके प्रभाव क्या हुए? देखिए, जब उत्पादन की मांग कम हो जाएगी, कारखाने बंद होने लगेंगे। दूसरा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी क्योंकि फैक्ट्री काम पे क्यों लेगी जब उनका उत्पादन ही नहीं बिक रहा। तीसरा, उत्पादन घट जाएगा और व्यापारी कम हो जाएंगे। इसका मतलब यह है जब उत्पादन कम होगा तो फैक्ट्रियां क्यों अपने यहां कम एम्प्लॉय रखें? भाई एम्प्लॉयमेंट को घटा देगी, लोगों को रोजगार से निकाल देगी और जब लोगों को रोजगार से निकालेगी तो उनकी परचेजिंग पावर यानी खरीदारी की क्षमता खत्म हो जाएगी। जब उनकी खरीदारी की क्षमता खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? फिर वही दौर होगा, जो व्यापारी व्यापार कर रहे हैं उनका सामान नहीं बिकेगा तो अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। तो यह 1929 की महामंदी का दौर था। और कल की वीडियो में बता रहा था जब भी महामंदी आती है तो विश्व में झगड़े के इम्कान बढ़ जाते हैं। घर में भी देख लीजिए, जब पैसे की बढ़िया वो रहती है तो झगड़े कम होते हैं और जैसे ही पैसे का कम होता है झगड़े शुरू हो जाते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है? यह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर कंट्रोल निजी क्षेत्र का होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसे ऐसे समझिए आप, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, इसमें सरकार कोई दखल अंदाजी नहीं करती, बल्कि कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर इसमें दखल अंदाजी करता है और उसी के कंट्रोल में रहती है। प्राइवेट सेक्टर मतलब निजी व्यक्ति, वही इस पूरी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है। अर्थव्यवस्था की 4 मुख्य विशेषताएं। पहली, निजी स्वामित्व। फैक्ट्रियां, कंपनियां और आपके खेत, सारी चीजों पर निजी क्षेत्र का सर्वा रहता है, यानी कि निजी क्षेत्र उस पर कंट्रोल करके रखता है। दूसरा, लाभ का उद्देश्य। ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें जो फैक्ट्रियां, कंपनियां काम करती हैं उनका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है और वो उन्हीं चीजों का उत्पादन करती है जिन पे उन्हें लाभ ज्यादा होता है। तीसरा है बच्चों, इस व्यवस्था को बाजार व्यवस्था भी कहते हैं। कारण क्या है? बाजार व्यवस्था इसलिए कहा जाता है कि वस्तुओं की कीमत का निर्धारण बाजार करता है, सरकार नहीं करती। जिस वस्तु की डिमांड ज्यादा होगी उसकी बाजार कीमत बढ़ा देगा, सरकार दखल अंदाजी नहीं करेगी। जिस की मांग कम होगी उसकी कीमत कम कर देगी या डाउन कर देगी। जैसे अभी हमारे देश में प्याज के रेट महंगे हैं, सरकार इसमें दखल अंदाजी करके प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट क्षेत्र में क्या करेगी? खुद अपनी प्याज को लाकर मदर डेयरी पर या अलग संस्थानों के जरिए बेच देगी। लेकिन क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां कुछ सेक्टर प्राइवेट है, कुछ सेक्टर जो है सरकारी है। ऐसे में सरकार दखल अंदाजी करके क्या करती है? उन सामानों को खुद से बेच देती है।
लेकिन अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी तो प्याज के रेट कितने ही महंगे हो जाए, सरकार दखल अंदाजी नहीं करेगी। चौथा है मजदूरी या श्रम। देखिए, श्रमिक जो काम करता है मजदूरी के लिए करता है, पैसे के लिए काम करता है, और वो भी अपने मौके का फायदा उठाता है। अगर मजदूर ज्यादा हैं तो कम पैसों में काम करने के लिए तैयार होगा, मजदूर कम है तो वो ज्यादा पैसे लेकर काम करेगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बच्चों, विश्व में 3 तरह की अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी में आपको बता चुका हूं, दूसरी है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। अब बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में एक बात जरूर याद करना, दुनिया के ज्यादातर देशों में अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, लेकिन शुरुआती तौर पे ये अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी। साम्यवादी अर्थव्यवस्था अब विश्व में ज्यादातर देशों में नहीं है, लेकिन चाइना में आज भी रन कर रही है। इसमें क्या होता है, उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं उसका सारा कंट्रोल सरकार के पास होता है। इसे केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना और किसके लिए उत्पादन करना है, ये सारे के सारे निर्णय कौन करता है? केंद्र सरकार ये सारे निर्णय करती है। तीसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जो आजकल हमारे देश में और कई देशों में अपनाई है। ये कह सकते हैं विकासशील देशों में ज्यादातर में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें कुछ क्षेत्र तो प्राइवेट क्षेत्र को दे दिए जाते हैं, यानी कि उनमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसा कार्य होता है, और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर सरकार भी कार्य कर रही होती है और प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा होता है। जैसे आप एजुकेशन का ही क्षेत्र देखिए, वहां पर आप देखेंगे कि सरकारी स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। आप ट्रांसपोर्ट देखिएगा, सरकारी बसें भी चल रही हैं और प्राइवेट बसें भी चल रही हैं। इसी तरीके से शुगर मिल है, कई शुगर मिल आज भी सरकार की हैं और कई शुगर मिल किसकी हैं? प्राइवेट क्षेत्र की हैं। तो हमारे देश में जो अपनाई गई अर्थव्यवस्था है उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। उत्पादन के 4 कारक, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में 4 चीजें नहीं है तो उत्पादन नहीं हो सकता। पहला भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता। भूमि, सबसे पहले किसी भी फैक्ट्री या किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए आपको जमीन चाहिए। पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता। मैंने आपको बताया भूमि को क्या चाहिए? रेंट चाहिए। कोई भी फैक्ट्री या तो रेंट पे ले लो या अपनी हो, लेकिन तब भी रेंट चाहिए। दूसरा, पूंजी अगर लगाएगा तो पूंजी पे उसे ब्याज चाहिए, और श्रमिक को क्या चाहिए? मजदूरी चाहिए, और उद्यमी को क्या चाहिए? उसे प्रॉफिट चाहिए, लाभ चाहिए। इन्हीं को हम उत्पादन के कारक कहते हैं। निवेश व्यय, उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसे निवेश व्यय कहते हैं। जैसे मेरे पास एक मसाले की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को चलाने के लिए अगर मैं निवेश व्यय के उद्देश्य से काम करता हूं तो कोई जमीन लेके फर्म बढ़ा लेता हूं, या मैं कोई मशीन ले आता हूं, इसे हम निवेश व्यय कहते हैं। निवेश कहते हैं हमें उत्पादन बढ़ाना है, उसके लिए होने वाला खर्चा निवेश व्यय कहलाता है। निवेश का मतलब है किसी क्षेत्र में पैसा लगाना जिससे हम पैसा कमा सकें। यह खर्चा या व्यय भविष्य में रोजगार बढ़ाता है, उत्पादन बढ़ाता है और लाभ बढ़ाता है। अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र। पहला, परिवार क्षेत्र। परिवार क्षेत्र क्या करता है? उपभोग करता है और बचत करता है, यानी कि जो पैसा कमाता है वो उसकी बचत करता है और कुछ पैसा क्या करता है? उपभोग में ले लेता है। दूसरा है फर्म क्षेत्र, ये क्या करता है? वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है। तीसरा, सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र क्या करता है? कर लगाता है और सार्वजनिक कार्य या सेवाएं देता है। कर यानी टैक्स लगाता है चीजों पर जिससे उसकी आमदनी होती है, और दूसरा काम क्या करता है? सार्वजनिक सेवाएं करा देता है, जैसे सड़कें बनानी, पानी पहुंचाने की व्यवस्था करना, सरकारी स्कूलों को चलाना, ट्रांसपोर्ट को अच्छे से मैनेज करना। ये सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी क्षेत्र है। और चौथा है विदेशी क्षेत्र। विदेशी क्षेत्र में क्या होता है बच्चों? आयात और निर्यात। आयात और निर्यात का कार्य किस क्षेत्र में होता है? विदेशी क्षेत्र। अब बच्चों, जैसा निर्यात के बारे में हम बताएं आपको, निर्यात का मतलब होता है अपने देश में उत्पादित चीजों को विदेशों में भेजना, ये निर्यात कहलाता है। जैसे भारत में पैदा होने वाला कपड़ा दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा जाता है। दूसरा है आयात। आयात का मतलब है आयात, आना, यानी विदेशों से अपने देश में सामान को मंगाना, यानी इंपोर्ट करना। जैसे हम गैस हमारे यहाँ पर होती नहीं है तो हम ईरान से, इराक से या सऊदी अरब से क्या करते हैं? तेल और गैस अपने देश में मंगाते हैं। इसके अलावा हैवी मशीनरी विदेशों से हमारे यहाँ आती है। बहुत सारा सामान हम जो चाइना से मंगाते हैं,
जो सामान विदेशों से हम मंगा, विदेशी पूंजी का प्रवाह, यही विदेशी पूंजी का प्रवाह है, यानी फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। जैसे हम सऊदी से या कुवैत से या इराक से हम तेल मंगाते हैं, तो उसके बदले में हम उन्हें पैसा देते हैं, अपने देश का पैसा उधर देते हैं। हमारे यहाँ का पैसा तो चलता नहीं है, तो पहले तो हम वर्ल्ड बैंक से अपने नोट को, अपनी करेंसी को डॉलर में चेंज करा लेते, फिर वो डॉलर वाला पैसा किसको पेड कर देते हैं, विदेशियों को। और जब हम अपने यहां से चीजों को निर्यात करते हैं, तब क्या होता है, विदेशी हमें पैसा देते हैं, वो भी डॉलर की फॉर्म में ही देते हैं। बाद में उस पैसे को एक्सचेंज कराकर हम जो है अपने यहां पर यूज कर पाते हैं। तो इसी तरीके से एक देश का पैसा दूसरे देश में और दूसरे देश का पैसा किसी दूसरे देश में इस्तेमाल होता है। इससे हम जो है विदेशी पूंजी का प्रभाव कहते हैं। जिस देश का एक्सपोर्ट जितना ज्यादा होगा, वो देश उतना ही मालदार होगा। जिस देश में कम एक्सपोर्ट होगा, वो उतना ही गरीब। ये कुछ 4 महत्वपूर्ण परिभाषाएं ये भी देख लीजिएगा। बेरोजगार किसे कहते हैं, एक व्यक्ति जो काम करने लायक है और काम वर्तमान कीमतों पर काम करना चाहता है, उसे काम नहीं मिलता, उसे बेरोजगार कहते हैं। मजदूरी, श्रम के बदले में, मेहनत के बदले में, काम करने के बदले में जो पैसा मिलता है, उसे मजदूरी कहते हैं। लाभ, उद्यमी को उसके उद्यमशीलता के लिए, यानी कि उसके वस्तु पैदा करके बेचने के प्रतिफल में जो मिलता है, उसे हम लाभ कहते हैं। ब्याज, अगर ब्याज का मतलब है आप जो पूंजी लगाते हैं, उस पूंजी के प्रतिफल में जो आपको मिलता है, उसे बच्चों ब्याज कहते हैं। बच्चों, ये समष्टि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर था, और इससे रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन और बन रहा है, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।